जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 11 जून का इतिहास देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं आज की हिस्ट्री। तो फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे तो 11 जून 1880 में, ध्यान दीजिएगा, 11 जून 1880 में अमेरिका की पहली संसद सदस्य रैफिन का जन्म हुआ। सेकेंड पॉइंट 1897 यानी कि 1897 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला का भी जन्म हुआ। तो आज के ही दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म हुआ। किस ईयर में हुआ? तो 1897। थर्ड पॉइंट कवर करेंगे तो 1935 एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान दीजिएगा, 1935 में एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार एफएम का प्रसारण किया। तो एफएम का प्रसारण पहली बार कब हुआ? तो 11 जून 1935 को। और किसके द्वारा किया गया? तो एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा एफएम का प्रसारण किया गया। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट देखेंगे तो 1964 अर्थात 1964 में जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों को देश भर में बिखेरा गया। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए हमारी हिस्ट्री के बारे में। और आपको इन पॉइंट के अंतर्गत कुछ और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, जितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। इन सारों को मैं डिटेल में भी आपको एक अलग से हिस्ट्री की क्लास या करंट अफेयर जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बताइए। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वही कराया जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर हिस्ट्री। तो अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 10 की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जितनी भी क्लासेस हैं, आपको जिस भी क्लास में जो भी डाउट है अपने कॉन्सेप्ट क्लास को देख करके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, आते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7, जिसमें हम संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ये हम पढ़ेंगे। बट इसके पहले संसाधन प्रबंधन हमने पढ़ा था। संसाधन प्रबंधन के बारे में जाना था कि संसाधन प्रबंधन होता क्या है। तो आज की क्लास में हम संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी, जो कि रिलेटेड थी किससे? पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान से। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का हमारा टॉपिक है, संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली? तो फ्रेंड्स, इसमें हम समय प्रबंधन के बारे में जानेंगे, समय प्रबंधन का सिद्धांत जानेंगे, समय प्रबंधन की स्थितियां देखेंगे, स्थान प्रबंधन यानी कि प्लेस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, स्थान नियोजन के क्या सिद्धांत होते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको एक बार पूरा रिव्यू मिल गया होगा कि आप क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संसाधन एक स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। अर्थात संसाधन वे संपत्ति या निधियां होती हैं जिनका उपयोग मानव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। धन, समय, स्थान और ऊर्जा इत्यादि संसाधनों के क्या है? ये उदाहरण हैं जो मानव के लिए संपत्तियां होती हैं। इन सभी संपत्तियों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति को एक समान तरीके से उपलब्ध भी नहीं हो पाती। अर्थात इन सभी संसाधनों का प्रयोग उचित समय पर नहीं हो पाता है, तो मानव जाति अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में पीछे रह जाती है, यानी कि पिछड़ जाती है। इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। संसाधनों के सामयिक अर्थात टाइमली एवं कुशल प्रबंधन अर्थात
एफिशिएंट मैनेजमेंट द्वारा उनके उपयोग की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं संसाधन प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट क्या है। समय को व्यवस्थित करने एवं निश्चित करने की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय को व्यवस्थित करने एवं यह निश्चित करने की प्रक्रिया है कि विभिन्न गतिविधियों के बीच समय को किस प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं। समय सीमित होता है तथा इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, एक बार जो टाइम चला गया वो वापस लौट के नहीं आता। समय को वर्षों, महीनों, दिनों, घंटों, मिनटों एवं सेकंडों में मापते हैं। प्रत्येक दिन में मानव का समय उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय का उपयोग कैसे किया जाए। कोई भी व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, परंतु वह समय को नहीं रोक सकता, अर्थात जो समय चला जाता है वह दोबारा वापस नहीं आता। वर्तमान में समय प्रबंधन की महत्व बढ़ गई है, क्योंकि तेजी से बदलती हुई वर्तमान जीवन शैली, स्कूल, घर एवं काम में हमारी अपेक्षाएं तथा जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सफल होने के लिए समय कौशल विकसित करना जरूरी है। समय कौशल मतलब टाइम को किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इस कौशल की तकनीकी के उपयोग से कृषि से लेकर व्यापार, खेल, सार्वजनिक सेवा, अन्य सभी व्यवसायी एवं निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। समय प्रबंधन कार्य के साथ साथ समय प्रबंधन उचित विश्राम एवं मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। अब समय प्रबंधन का सिद्धांत देख लेते हैं, क्या कहता है। तो समय प्रबंधन सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत व्यस्त होने के स्थान पर परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः व्यक्ति अपने अधूरे काम के बारे में सोचकर ही समय को नष्ट करते हैं, जिससे उन्हें उपलब्धि बहुत कम प्राप्त होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह समय की ओर ध्यान नहीं देते हैं। व्यवस्थित नियोजन अर्थात प्लानिंग से समय प्रबंधन की शुरुआत होती है। इसके लिए एक व्यवस्थित समय योजना यानी कि टाइम प्लान आवश्यक है तथा तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां अर्थात एक्टिविटीज की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को ही समय योजना कहा जाता है। समय प्रबंधन का परीक्षण। समय एवं गतिविधि नियोजन के संबंध में जानकारी लेने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि व्यक्ति का समय प्रबंधन कितना प्रभावी है। ऐसा करने के लिए एक गतिविधि करने की आवश्यकता है। इस गतिविधि में एक व्यक्ति को नीचे दिए गए प्रश्नों के अंक लिखने हैं और यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि ये कथन उसका कितना सही वर्णन करते हैं। व्यक्ति के उत्तरों के लिए संनिर्धारित यानी कि रेटिंग इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये आपको एक तालिका दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने जैसे प्रश्न पूछा है, क्या आप दिन में अपनी उच्चतम प्राथमिकता वाले काम पूरा कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने बताया किस तरह समय प्रबंधन का परीक्षण किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं, आपका आंसर हो सकता है बिल्कुल नहीं, बिरले ही, यानी कि कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, प्रायः, सदा। बिरले ही का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ध्यान दीजिएगा, रियरली बोलते हैं ना, रियरली ना के बराबर, कभी मतलब। तो इस तरीके से बिरले ही। क्या आप अपने सभी कामों को उनके प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध कर लेते हैं। तो आप बता सकते हैं, मतलब आपको ये जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, क्या से, बिल्कुल नहीं, बिरले ही, कभी कभी, प्रायः और सदा, इन सब में आपको आंसर देना है। और इसी के हिसाब से इन्होंने बोला है, यदि पहले प्रश्न के लिए उत्तर का विकल्प प्रायः है तो संबंधित बॉक्स में अंक 4 लिखें। यानी कि जैसे इन्होंने बोला, क्या आप दिन में अपने उच्चतम प्राथमिकता वाले काम को पूरा कर लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रायः। तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। बिरले ही है तो 2 अंक, अगर आपने लिखा नहीं बिरले ही तो 2 अंक का होगा। तथा इसी प्रकार अन्य विषय भी लिखें। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सभी अंकों का योग करें। तो आप ये देख सकते हैं कि समय प्रबंधन का परीक्षण आप कैसे कर सकते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। क्या आप किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के निर्णय के लिए सक्षम निर्धारित करते हैं। सक्षम नहीं फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया लक्ष्य है। तो क्या आप अपने किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के निर्णय के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो आपका अगर आंसर होगा बिल्कुल नहीं, हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। बिरले ही, रियरली कर लेते हैं।
कभी कभी करते हैं, प्रायः हमेशा करते हैं, सदा मतलब करते ही हैं। हमारा ये है ही है कि हम बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं करते, सदा ही करते हैं। है तो ये आप जो है इसी के हिसाब से आप इन्होंने एक मतलब उदाहरण दे रखा है, आप इससे आप समझ सकते हैं कि समय प्रबंधन का परीक्षण अपने किस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप इससे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर देखिए इन्होंने लिखा है कि अन्य के विषय में भी लिखें, प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सभी अंकों का योग करें। है फिर नीचे लिखा है प्राप्त अंकों की व्याख्या, यानी कि पूरा मिलाकर के आपने कितने अंक पाए हैं। सपोज आप मान लीजिए पूरे मिलाकर के 10 क्वेश्चन है, सब में मिलाकर के अगर 46 से 75 तक का आपका जो है अंक जा रहा है, तो आप अपने समय का प्रबंधन बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए अनुभाग 10.1.2 की जांच करें। कुछ पहलुओं में आप अच्छे हैं, किंतु अगर आपका आंसर 31 से लेके 45 तक आ रहा है, मतलब पूरा जोड़ने के बाद, तो कुछ पहलुओं में आप अच्छे हैं किंतु अन्य में सुधार की गुंजाइश है। तो आप देख सकते हैं, इसी हिसाब से आप अपना जो है एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये जो सारणी बनी है आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 1 कहता है संसाधन का उपयोग मनुष्य की किसकी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। क्वेश्चन 2 समय को किसमें मापा जाता है। क्वेश्चन 3 कहता है सफल होने के लिए क्या विकसित करना जरूरी है। और क्वेश्चन 4 कहता है समय प्रबंधन की शुरुआत किससे होती है। तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बहुत ही ईजिली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, समय और गतिविधि योजना के विविध चरण क्या क्या है। समय और गतिविधि योजना के विविध चरण निम्नलिखित है। नंबर 1 है काम को टालने या उससे बचने के लिए उपाय करने में समय नष्ट ना करके अपने कार्यों को शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं हम कल से करेंगे। कोई भी जैसे हमारा लक्ष्य, जैसे हमारा क्या कि हमें टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है, तो हम टालते रहते हैं ना, चलो कोई नहीं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से करेंगे। आज नहीं, कल अच्छे से पूरा सब कुछ तैयार करेंगे और सेटअप करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह नहीं करना है। जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए उस काम को टालना नहीं है, आपको स्टार्टिंग आज से अभी से कर देनी चाहिए। विद्यार्थी को अपने विद्यालय से घर आ जाने के बाद थोड़ा विश्राम एवं भोजन करके स्कूल से मिले हुए काम को शुरू कर देना चाहिए। इसे विद्यार्थी को टालना नहीं चाहिए। नंबर 2 है प्रत्येक कार्य का निश्चित समय तय करके उसे नियमित दिनचर्या में शामिल करें, जैसे स्कूल का काम पूरा करना, घर के कार्यों को करना तथा अन्य कार्य इत्यादि। छात्रों को प्रत्येक दिन बिना देर किए कार्यों को समय में पूरा करना चाहिए। नंबर 3 है अपने कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित किए हुए कोई भी नया कार्य करने से पूरे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पहले से चले आ रहे कार्यों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। एक ही समय में बहुत अधिक गतिविधियां शुरू नहीं करनी चाहिए। यदि समय कम तथा कार्य अत्यधिक हो तो ऐसी स्थितियों में अनिवार्य गतिविधियों को पहले तथा ऐच्छिक कार्यों को बाद में करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थी की कक्षा की परीक्षा होनी है तो उसे पहले परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए तथा बाद में अन्य गतिविधियों को करना चाहिए। नंबर 4 कम महत्वपूर्ण अथवा कम प्राथमिकता वाले कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। यदि समय कम है और कार्य अधिक है तो ऐसी स्थितियों में स्वयं को कम महत्व वाले कार्य के लिए ना या नहीं कहने के योग्य बनाना चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को समय दे सके। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को अगले दिन के काम को पूरा करने के लिए टेलीविज़न देखने को टाल देना चाहिए। नंबर 5 है सुविधाजनक गतिविधियों हेतु बड़े कार्यों को छोटी छोटी श्रृंखला में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रतिदिन के स्कूल के कार्य के विषयों के अनुसार छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लेना चाहिए। नंबर 6 कहता है ऊर्जा एवं समय को नष्ट करने वाले कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नंबर 7 एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए। नंबर 8 है गतिविधियों की सूची में आरंभ और अन्य के समय का निर्धारण करें तथा समय को नष्ट किए बिना प्रत्येक विषय के लिए उचित समय का निर्धारण करना चाहिए। और नंबर 9 कहता है सभी को अपनी गतिविधियों एवं कार्यों की एक सूची बनानी चाहिए। यह प्रत्येक कार्य के लिए समय प्रबंधन में सहायक होती है। तो ये आप पॉइंट के माध्यम से समझ पाए होंगे कि समय और गतिविधि योजना के विविध चरण कौन कौन से। ये देखिए गतिविधियों के प्रकार है।
टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो जो अनिवार्य यानी कि जो अननेसेसरी हैं अर्थात जो ऐच्छिक हैं, वैकल्पिक हैं। अनिवार्य कौन कौन से कार्य होते हैं? दैनिक यानी कि रोज़मर्रा के डेली के जो कार्य होते हैं, प्रतिदिन घर में धूल झाड़ना तथा साफ करना, स्कूल में दिए गए कार्यों को पूरा करना, स्कूल के लिए तैयार होना, खाना पकाना, विश्राम करना आदि। ये क्या है? ये अनिवार्य काम है, आप इनको नहीं टाल सकते हैं। सप्ताह में करने वाला जो साप्ताहिक कार्य होते, कपड़े धोना, कपड़ों पर इस्त्री करना यानी कि प्रेस करना, घर की सफाई करना, घर के लिए खाद्य वस्तुएं लाना, स्कूल के साप्ताहिक कार्य की तैयारी करना आदि। तो ये जो साप्ताहिक कार्य हैं जो वीक में एक बार किए जाते हैं, आप इनको भी नहीं टाल सकते, ये भी अनिवार्य हैं। मासिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं जो अनिवार्य हैं, नेसेसरी है? स्कूल की मासिक फीस देना ही देना है, यानी स्कूल में एडमिशन हुआ, स्कूल की फीस आपको देनी ही देनी है, आप इसको टाल नहीं सकते हैं। अगर टालेंगे तो फाइन लग जाएगा। अलमारियों को पुनर्व्यवस्थित करना, जितने भी आपके ड्रॉज हैं, कवर्ड हैं, हम उनको सही से लगाना, उनको सही करना, पुनर्व्यवस्थित करना। वार्षिक में जो अनिवार्य कार्य, परीक्षा, स्कूल के वार्षिक समारोह आदि का आयोजन, स्वास्थ्य की जांच आदि, ये सारे क्या है? ये अनिवार्य कार्य हैं। और इसमें हमने देखा ना 4 तरह के दैनिक कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, आपको रोज की गतिविधियों में इनको शामिल करना ही है। साप्ताहिक कार्य में कौन कौन से अनिवार्य यानी कि नेसेसरी कार्य, मासिक और वार्षिक। और ऐच्छिक वैकल्पिक कार्य कौन कौन से हो गए? यात्रा पर जाना, घर में पेड़ तथा जड़ी बूटियों के पौधे लगाना, उत्सव में भाग लेना आदि। ये आपकी इच्छा अनुसार अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये वैकल्पिक अर्थात ऐच्छिक कार्य हैं, जिनको आप चाहें तो इनको आप टाल भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सुझाव ये देख सकते हैं। नंबर 1, किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाएं। तो ये क्रम संख्या यानी कि कौन सा काम है, गतिविधि है। काम नंबर 1, आपने सुबह उठा है, आपको नहाना, ये आपकी गतिविधि है। पूरा करने का दिन अर्थात तिथि, कितना मतलब कितने समय में आप उस काम को यानी नहाओगे, कितने 25 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आप कितने दिन में मतलब कितने टाइम में आप नहाते हो। नहाने के लिए दिन तो नहीं लगते, तो कितनी देर में नहाते हो वो दिन है। और गतिविधि करने के लिए कारण क्या है कि किस लिए आप जो है ये कार्य कर रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दिया है, सपोज आप यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हो। आपका कार्य 1 है जो स्कूल जाना है, नंबर 1 कार्य क्या है? स्कूल जाना, क्रम संख्या 1। गतिविधि क्या है? स्कूल जाना। काम क्या कर रहे हो? गतिविधि स्कूल जाने का। पूरा करने का दिन तो 8 घंटे के लिए है, सुबह जा रहे हो, शाम को आ जाओगे। तिथि क्या है? डेट कौन सी, वो आप लिख सकते हो। और गतिविधि करने के लिए कारण कि आप स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो आई होप इस उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आया होगा। दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी बनाना, तो ये देख लीजिए। पूर्वाह्न मतलब होता है सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय, जिसको हम मॉर्निंग में काउंट करते हैं। अपहरण का मतलब होता है 12 बजे के बाद के समय को हम अपहरण कहते हैं। तो ये देख लीजिए। जैसे दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी, आपने किसी काम के लिए साप्ताहिक योजना बनाई, सोमवार को आप ये करोगे, मंगलवार को ये करोगे, बुधवार को आप ये काम करोगे, मतलब ऐसे डे वाइज आपने अपने काम को बांट लिया। और कौन मतलब सुबह के टाइम करोगे या फिर दोपहर के बाद के टाइम करोगे, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो इस तरह से सारणी बना के। दीर्घ अवधि योजना सारणी, एक मासिक चार्ट का प्रयोग करें जिससे आप आगे की योजना बना सके। दीर्घ अवधि योजना सारणी समय की रचनात्मक योजना बनाने हेतु याद दिलाने में भी सहायक होती है। तो जनवरी फरवरी आप जो है दीर्घ अवधि योजना सारणी बनाना, अर्थात लंबे समय तक के लिए किसी कार्य की योजना बनाना है। तो आप इस सारणी के माध्यम से आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, इन्होंने एज ए एग्जाम्पल के रूप में दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है समय प्रबंधन की स्थितियाँ। समय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में निम्नलिखित स्थितियाँ मदद करती। नंबर 1, चरम भार अवधि। अब ये चरम भार अवधि क्या होता है? किसी निर्दिष्ट या निर्धारित अवधि में काम के अत्यधिक बोझ को चरम भार अवधि अर्थात पीक लोड पीरियड कहते हैं। जैसे प्रातः काल का समय या रात्रि के भोजन का समय, ये क्या है? ये पीक लोड पीरियड अर्थात चरम भार अवधि है। तो ये आपने चरम भार अवधि समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, ये मैं आपको समझाऊंगी कल की क्लास में फिगर को, कार्यवक्र। यहाँ से हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप जितना भी प्रीवियस में हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।